Hello students, now in 4th sem machine subject is assigned to us. So the name of the subject is the polyphase transformers and rotating AC machines, यानी कि 3-phase ट्रांसफॉर्मर और जो रोटेटिंग AC मशीन्स है, जो मोटर्स है, जनरेटर है, उसके बारे में स्टडी करना है। जो सब्जेक्ट कोड है वो है 3340901। तो टोटल 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं इस सब्जेक्ट में। तो पॉलीफेज ट्रांसफॉर्मर एंड रोटेटिंग एसी मशीन्स में टोटल 5 यूनिट्स आपको दिए गए हैं। उस पे जो फर्स्ट यूनिट है वो है पॉलीफेज ट्रांसफॉर्मर्स। ओके, पॉलीफेज ट्रांसफॉर्मर्स यानी कि 3 फेज ट्रांसफॉर्मर। अब डीसी मशीन है, उसमें हमने सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर के बारे में स्टडी किया था। ओके, उसके लॉसेस, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, सब डिस्कस किया हुआ है। बट यहाँ पे 3 फेज ट्रांसफॉर्मर है, तो 3 फेज का ट्रांसफॉर्मर जो है उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा डिफरेंट है। ओके, तो सबसे पहले जब 3 फेज ट्रांसफॉर्मर यूज़ करते हैं, अगर 3 फेज ट्रांसफॉर्मर की जगह पे 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर को रखा जाए तो दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन होगी, क्या कॉम्प्लिकेशंस है, विच वन इज़ द बेटर, यानी कि सबसे अच्छा क्या है कि जिससे का यूज़ करके हमें बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहले दोनों के बीच में कंपैरिजन क्या है वो पढ़ना है। उसके बाद 3 फेज ट्रांसफॉर्मर है, उसको यूज़ करने के क्या बेनिफिट्स हैं, यानी कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जो 3 फेज ट्रांसफॉर्मर है उसकी जो मेन कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में स्टडी करना है। तो जब भी 3 फेज ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं तो उसका जो कंस्ट्रक्शन है उसमें एसेसरीज होती है, लाइक मेन टैंक है, बुशिंग्स है, कंजर्वेटर है, ब्रेदर है, ऑयल लेवल इंडिकेटर है, रेडिएटर्स है, ग्लूकोज रिले है, एक्सप्लोजन वैंट है, टेम्परेचर इंडिकेटर्स है, जंक्शन बॉक्स है। तो ये जो एसेसरीज़ है वो 3 फेज ट्रांसफार्मर की मेन एसेसरीज़ हैं। अब जब भी मेन टैंक होते हैं तो उसके अंदर पूरा ऑयल फिलअप किया जाता है, उसके अंदर कॉइल और वाइंडिंग को रखा जाता है। अब जिस तरह से सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में कोर एंड वाइंडिंग की अरेंजमेंट के हिसाब से टाइप्स होते थे, सेम वे 3 फेज ट्रांसफार्मर में भी उसके कोर टाइप एंड शेल टाइप ट्रांसफार्मर ऐसे 2 टाइप्स हैं। बट हम डिटेल में जब भी स्टार्ट करेंगे चैप्टर उस टाइम पे डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, अब यहाँ पे जो 3 फेज ट्रांसफार्मर जब भी यूज़ करते हैं, ओके, तो उसकी जो प्राइमरी होगी तो प्राइमरी में भी 3 टर्मिनल होगी जहाँ से उसको सप्लाई दिया जाता है, और उसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी जहाँ पे लोड कनेक्ट किया जाता है, तो उसकी जो कनेक्शन है उसके हिसाब से डिफरेंट कनेक्शन डायग्राम्स होते हैं। तो इसके जो कनेक्शन है उसके हिसाब से उसके वेक्टर ग्रुप्स बनाए गए हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हमें टोटल 9 वेक्टर ग्रुप्स है जिसके बारे में स्टडी करना है। ओके, यानी कि प्राइमरी स्टार में है एंड सेकेंडरी स्टार में है, तो स्टार स्टार कनेक्शन होगा, उसके एंगल के हिसाब से कनेक्शंस देखने हैं। प्राइमरी स्टार में हो सकती है, सेकेंडरी डेल्टा में हो सकती है, उसके डिफरेंट डिग्री पे कनेक्शन डायग्राम बनाने हैं। प्राइमरी डेल्टा में हो सकती है, सेकेंडरी स्टार में हो सकती है, उसके हर एक डिफरेंट एंगल्स पे डायग्राम्स बनाने हैं। और अगर प्राइमरी भी डेल्टा में हो, सेकेंडरी भी डेल्टा में हो, उस टाइम पे भी उसके जो एंगल्स है उसके हिसाब से उसके कनेक्शन डायग्राम बना रहे हैं। सेकंड है कि 3 फेज जो ट्रांसफार्मर है उसका जो पैरेलल ऑपरेशन है उसकी क्या ज़रूरियात है। ओके, सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जैसे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए कुछ कंडीशंस थी, जिसमें से कुछ थी वो एसेंशियल कंडीशंस थी, जबकि कुछ थी वो डिज़ायरेबल कंडीशंस थी। सेम वे 3 फेज ट्रांसफार्मर को भी जब भी पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उस टाइम में कुछ कंडीशंस होती है जो फुलफिल होनी ही चाहिए।
उसके अगर फुलफिल ना हो तो पैरेलल ऑपरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होती है, उसकी वजह से करंट फ्लो होता है, जो लीकेज करंट फ्लो होता है उसकी वजह से जो इक्विपमेंट होता है वो डैमेज भी हो सकता है। ओके, तो जब भी 2 3 फेज ट्रांसफार्मर है उसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो उस टाइम में भी कुछ कंडीशंस होती हैं जो फॉलो होनी चाहिए। तो ये जो कंडीशंस है वो सब हमें पढ़नी है। 3 फेज ट्रांसफार्मर है उसका जो मेंटेनेंस है, उसमें जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है वो स्पार्क की वजह से डिटेरियोरेट होता है, तो उसके टेस्ट करके कुछ पीरियड के बाद जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसको भी चेंज करना होता है। तो ये पूरी जो प्रोसेस होती है उसके बारे में भी हमें इस चैप्टर में स्टडी करने को मिलेगा। अब जब भी ट्रांसफार्मर ऑन लोड होता है, जब भी वर्किंग कंडीशन में होता है, ओके, तो उस टाइम में क्या होगा, उसके जो वाइंडिंग्स होगी उसमें से करंट फ्लो होता है, एंड करंट फ्लो होने की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। ओके, तो ये जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको कंट्रोल में रखने के लिए ट्रांसफार्मर का कूलिंग किया जाता है। तो उसकी जो मेथड्स है उसमें जो 2 मेन मेथड्स है वो है नेचुरल मेथड्स, एंड सेकंड जो है वो है फोर्स्ड कूलिंग मेथड्स। जो फोर्स्ड कूलिंग मेथड है, जो नेचुरल कूलिंग मेथड्स है, उसमें डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके बारे में हम डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे। नाउ सेकंड है वो है पॉलीफेज इंडक्शन मोटर, यानी कि ये सेकंड यूनिट है, उसमें हम 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में स्टडी करेंगे। अब जब भी 3 फेज इंडक्शन मोटर को ऑपरेट किया जाता है, ओके, उस टाइम पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो रोटेटिंग होता है। ओके, यानी कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड होता है वो स्टेशनरी नहीं होता, बट वो स्पेस में रोटेट करता है। तो ये जो है हम बाय मैथमेटिकली भी ये जो थियोरी है उसको हम प्रूव करेंगे कि हाउ ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर। इसके बाद 3 फेज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। जो तो कंस्ट्रक्शन जो है उसमें मेन 2 टाइप की मोटर्स होती है, एक होती है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर एंड सेकेंड वन होती है वाउंड रोटर। अब स्क्विरल केज मोटर, तो उसका जो शेप होता है वो स्क्विरल के केज जैसा होता है। ओके, तो इसकी वजह से उसको स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर कहा जाता है। और दूसरा है वो है वाउंड रोटर। उसके बाद दोनों जो मोटर्स है, यानी कि स्क्विरल केज टाइप इंडक्शन मोटर एंड वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। अब जब भी मोटर की बात होती है तो सबसे पहले टॉर्क दिमाग में आता है कि टॉर्क होगा तो ही मोटर रोटेट होती है। ओके, तो उसके बाद हमें टॉर्क इक्वेशन जो है, इंडक्शन मोटर में टॉर्क जनरेट होता है तो कितना होता है उसका इक्वेशन डिराइव करेंगे। अब जब भी स्टार्टिंग कंडीशन होती है, रनिंग कंडीशन होती है, तो टॉर्क की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। तो स्टार्टिंग कंडीशन में हमें कितना टॉर्क मिलेगा, रनिंग कंडीशन में कब कितना टॉर्क मिलेगा, और इंडक्शन मोटर में मैक्सिमम टॉर्क कितना मिलेगा। तो इसके लिए जो कंडीशंस है वो सब हम डिराइव करेंगे। अब 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल जो मेथड्स है उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी स्पीड कंट्रोल मेथड्स है 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर। और जब भी कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो तो उसका बाद में मेंटेनेंस करना होता है। ओके, तो जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर एंड जो वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर है, दोनों की जो मेंटेनेंस प्रोसीजर है उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब जब भी 3 फेज इंडक्शन मोटर यूज़ की जाती है तो स्टार्टर का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो स्टार्टर्स यूज़ होंगे वो होंगे एसी स्टार्टर। हमने डीसी मशीन में डीसी स्टार्टर के बारे में स्टडी किया था, यानी कि 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर एंड 4 पॉइंट स्टार्टर। जबकि एसी मशीन में हम एसी स्टार्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें मेन DOL स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर,
ये जो स्टार्टर्स है वो मेन एसी स्टार्टर्स है। अब टेस्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, यानी कि इंडक्शन मोटर पे कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। यानी कि नो लोड टेस्ट एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट है, वो दोनों मेन टेस्ट हैं जो इंडक्शन मोटर यानी कि 3 फेज इंडक्शन मोटर पे परफॉर्म की जाती है। अब जब भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स होता है तो उसके अंदर कौन कौन से लॉसेस होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे, एंड लॉसेस को कैलकुलेट करने के बाद कितनी एफिशिएंसी मिलती है, उसका इक्वेशन क्या है उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो सेकंड चैप्टर में हमें ये सब के बारे में स्टडी करना है। नाउ थर्ड चैप्टर है वो है ऑल्टरनेटर। ओके, तो अब ऑल्टरनेटर है उसको हम एसी जनरेटर भी कह सकते हैं, यानी कि जो एसी पावर है उसको जनरेट करने का काम करता है वो है ऑल्टरनेटर। तब जो ऑल्टरनेटर है उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब जो ऑल्टरनेटर है उसके टोटल 2 टाइप्स है कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। एक होता है सैलिएंट पोल ऑल्टरनेटर एंड सेकंड वन है सिलिंड्रिकल रोटर टाइप। तो यहाँ पे जो टर्बो जनरेटर होता है एंड जो हाइड्रो जनरेटर होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद ईएमएफ इक्वेशन डिराइव करना होता है, वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करना होता है। तो जब भी ऑल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए डिफरेंट मेथड्स है, जिसमें सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड है, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक एंड शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ऑल्टरनेटर होता है उसका सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है बस बार के साथ। तो जो सिंक्रोनाइजेशन जो है ऑल्टरनेटर का उसके बारे में स्टडी करेंगे और ऑल्टरनेटर की कूलिंग के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज़ की जाती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे भी ऑल्टरनेटर है उसके मेंटेनेंस के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है वो है सिंक्रोनस मोटर। तो जो सिंक्रोनस मोटर रहती है उसमें जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट मिलती है, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड मिलती है। तो इसकी वजह से ये जो मोटर है उसको सिंक्रोनस मोटर कहा जाता है। तो जब भी कोई भी मशीन पढ़ेंगे तो उसके लिए हम उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, उसका जो कंस्ट्रक्शन है, उसकी स्टार्टिंग मेथड्स है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अब जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, तो इसकी वजह से हमें स्टार्टिंग मेथड्स यूज़ करनी पड़ती हैं, यानी कि पहले एक्सटर्नल जर्क दिया जाता है और उसके बाद जो सिंक्रोनस मोटर रन होना शुरू होती है उसके बाद वो कंटिन्यूस रोटेट होती रहती है। यानी कि सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ता है। तो ये जो कौन कौन से मेथड से सिंक्रोनस मोटर को रन करवाया जाता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद जो सिंक्रोनस मोटर है उसके इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में स्टडी करेंगे। उसके फेजर डायग्राम्स है, यानी कि लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर पे उसके फेजर डायग्राम हम बनाएंगे। अब जब भी सिंक्रोनस मोटर होते हैं उसका अगर फील्ड करंट चेंज किया जाए, ओके, तो उसकी वजह से जो वी कर्व बनता है, ओके, वी कर्व क्या है, कैसे प्लॉट करना है, ये सब हम डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे। ओके, तो उसके ऊपर उस क्या फ़र्क पड़ता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद सिंक्रोनस मोटर है तो सिंक्रोनस कंडेंसेशन के बारे में स्टडी करना है। सबको पता ही होता है कि जब भी ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर को यूज़ की जाते हैं तो वो सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह बिहेव करती है। और सिंक्रोनस कंडेंसर है वो
पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो मोटर के टॉर्क इक्वेशंस हैं वो डिराइव करने हैं। मेन होता है कि सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग, तो हंटिंग क्या होता है और उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या स्टेप्स लेने हैं वो हमें स्टडी करना है। और उसके बाद सिंक्रोनस मोटर की जो मेंटेनेंस होते हैं, मेंटेनेंस प्रोसीजर है, कौन कौन से स्टेप लेने हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। और लास्ट में जो सिंक्रोनस मोटर है और जो इंडक्शन मोटर है, दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है वो हम डिस्कस करेंगे। नाउ लास्ट चैप्टर है वो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, यानी कि जो सेकंड चैप्टर है उसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर्स के बारे में स्टडी करेंगे, जबकि लास्ट चैप्टर यानी कि 5th जो यूनिट है उसके अंदर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है वो मोस्टली फ़ैन होते हैं, सीलिंग फ़ैन होते हैं, टेबल फ़ैन होते हैं, मिक्सी होते हैं, इन सब जगह पे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स का यूज़ किया जाता है। तो हर एक जो मोटर होती है उसमें शेडेड पोल टाइप मोटर होती है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होती है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्टर रन मोटर होती है। तो बहुत सारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हम लोग देखते हैं। तो हर एक जो मोटर है सबके जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो डिफरेंट रहते हैं। तो हर एक टाइप की जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उसके वर्किंग प्रिंसिपल है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। हर एक की जो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में स्टडी करेंगे, और जो मेंटेनेंस प्रोसीजर है सिंगल फेज मोटर्स के लिए उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब अगर मार्क्स के हिसाब से देखा जाए कि कितनी क्रेडिट दी गई है पर्टिकुलर यूनिट को, तो सबसे फर्स्ट जो यूनिट है यानी कि 3 फेज ट्रांसफार्मर का जो यूनिट है उसके टोटल 12 मार्क्स दिए गए हैं, यानी कि GTU एग्ज़ाम में 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सेकंड यूनिट है पॉलीफेज इंडक्शन मोटर्स, उसमें से टोटल 18 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो थर्ड चैप्टर है ऑल्टरनेटर, उसका वेटेज 16 मार्क्स का रहेगा, जबकि जो सिंक्रोनस मोटर है उसका 14 मार्क्स का वेटेज रहेगा, और जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स है उसका 10 मार्क्स का वेटेज रहेगा, यानी कि टोटल 70 मार्क्स की एग्ज़ाम रहेगी। अगर देखने जाए तो पॉलीफेज इंडक्शन मोटर्स है वो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम उसमें से मार्क्स गेन कर सकते हैं। उसके बाद ऑल्टरनेटर, उसके बाद सिंक्रोनस मोटर, उसके बाद पॉलीफेज ट्रांसफार्मर, और उसके बाद सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट पर्टिकुलर यूनिट इन डिटेल।